Hello friends, today we are going to start statistical thermodynamics. Okay, so first of all, what is the need to study statistical thermodynamics? Why should we study statistical thermodynamics? हमें क्यों पढ़ना चाहिए statistical thermo? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम थोड़ी सी टर्म्स देख लेते हैं, जैसे माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट्स किसके लिए होती हैं एंड क्या होती हैं. ओके, माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स किस सिस्टम के लिए हम डिनोट करते हैं, मैक्रो स्टेट्स किस सिस्टम के लिए होती हैं एंड माइक्रो स्टेट्स किस सिस्टम के लिए होती हैं. पहले हम वो देख लें, उसी से ही आपको पता लग जाएगा कि हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं. ओके, सो सबसे पहले तो देखो, जैसे हमने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स किया है, अभी हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स करके हटे हैं. उस क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम लेते हैं, ओके, जो कि जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम. उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, किसी ना किसी चीज़ से मिलके तो बना है सिस्टम. उस सिस्टम में क्या है, गैसेस, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी है. ओके, सो मीन्स वो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होती हैं मैक्रोस्टेट. ओके, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्टेट्स. एंड जो आपके पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. उसके अंदर क्या है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स को मिला के वो हमारा सिस्टम बना है. अब इन पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होती है माइक्रोस्टेट्स. इन पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होती हैं ये माइक्रोस्टेट्स. ये माइक्रोस्टेट्स क्या हैं, माइक्रोस्टेट्स आपके पास क्लासिकल भी हो सकती हैं एंड क्वांटम मैकेनिकल भी हो सकती हैं. मींस क्लासिकली कौन सी होगी, जो थोड़ी सी बड़ी होंगी माइक्रोस्टेट्स, जो जिसको हम देख ही नहीं सकते, जो मींस क्वांटम मैकेनिकली होंगी उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकली माइक्रोस्टेट्स. एंड जिसको हम देख सकते हैं मींस बड़ी होती हैं उनको हम बोलते हैं क्लासिकल माइक्रोस्टेट्स. तो जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो क्लासिकली भी हो सकती है एंड क्वांटम मैकेनिकली भी हो सकती हैं. सो जो माइक्रोस्टेट्स हैं, मैक्रोस्टेट्स तो ऑब्वियसली क्या होंगी, क्लासिकली ही होंगी. ओके, सो जो माइक्रोस्टेट्स है वो क्लासिकली भी हो सकती हैं एंड क्वांटम मैकेनिकली भी हो सकती हैं. अब देखो, जो आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स करता क्या है कि वो सिस्टम के मैक्रोस्टेट्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की मैक्रोस्टेट्स एंड क्वांटम मैकेनिकली या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की माइक्रोस्टेट्स, इन दोनों में जो रिलेशन बताता है वो है आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. ओके, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. सो हम बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स रिलेट्स माइक्रोस्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू मैक्रोस्टेट्स ऑफ दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, सो ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमें, माइक्रोस्टेट्स एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी मैक्रोस्टेट के साथ रिलेशन बताता है. सो अब देखो, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर हमने देखा माइक्रोस्टेट्स हैं वो क्लासिकल भी हो सकती हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल भी हो सकती हैं. जैसे आप कुछ भी ले लो, जो तो आपके पास ये माइक्रोस्टेट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे. अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. ओके, मीन्स अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं ये आइडेंटिकल हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल हैं. ओके, आइडेंटिकल हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल हैं, और हम सेकंड बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल हैं या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं. ओके, सो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स बोल लो आप, या फिर ना ये जो आपके पास होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, कि अगर आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, सो अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो दो तरह से होगी, एक तो आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, सेकेंड टाइप इज डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल. ओके, सो सबसे पहले आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल क्या होता है. जैसे आइडेंटिकल क्या होगा, जिसके एटम्स क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे. जैसे हीलियम हीलियम हो गया, नियोन नियोन हो गया, आर्गन आर्गन हो गया, आपने दो एटम्स आर्गन के ही ले लिए. वो कौन से एटम्स हैं, वो आपके पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, दो आइडेंटिकल एटम्स हैं. अगर आपने ले लिया नॉन आइडेंटिकल, मीन्स दो अलग अलग गैसेज ले ली, एक हीलियम ले ली, एक हीलियम की गैस ले ली, एक आपने नियोन की गैस ले ली, या फिर एक नियोन की ले ली, एक आर्गन की ले ली. अगर आप दो अलग अलग गैसेज ले रहे हो वो तो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन आइडेंटिकल. अगर आप आइडेंटिकल देख रहे हो मीन्स दोनों की दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके पास, सेम सेम है.
अगर आप डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करो, डिस्टिंग्विशेबल मीन्स जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, जिसको हम ये देख सकें कि ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये हम डिस्टिंग्विशेबल किसको बोल सकते हैं? जो भी नॉन आइडेंटिकल स्पीसीज होंगी, जो भी नॉन आइडेंटिकल आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास? डिस्टिंग्विशेबल होंगे। यहाँ तक तो क्लियर है आपको? सारे के सारे नॉन आइडेंटिकल क्या होंगे? डिस्टिंग्विशेबल। सो हम लिख सकते हैं ऑल नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ऑल नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बोल लो आप, पार्टिकल्स बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स आर ऑलवेज, सारे के सारे क्या होंगे? डिस्टिंग्विशेबल होंगे। जो भी नॉन आइडेंटिकल होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। बट जो आपके पास नॉन आइडेंटिकल है, जो आपके पास आइडेंटिकल है, उनका क्या खेल है? अगर तो वो आइडेंटिकल लिक्विड और गैस है, अगर तो वो आइडेंटिकल लिक्विड है या फिर गैस है, तो हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमें पता ही है, अगर आपने सेम ही ले लिया, अगर आपने वाटर को वाटर के साथ मिला लिया या फिर आपने सेम ही गैसेस ले ली, तो आप उसको अलग अलग कैसे कर सकते हो? ओके, सो जो आपके पास लिक्विड्स एंड गैसेस होती हैं, आइडेंटिकल लिक्विड एंड गैसेस के जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं ऑल लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिख लो आप आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑल लिक्विड एंड गैसियस आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इनडिस्टिंग्विशेबल। वो क्या होते हैं? हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। बट जो आपके पास सॉलिड आइडेंटिकल होंगे ना, सॉलिड आइडेंटिकल, आप उनको अलग कर सकते हो। उनको अलग कैसे कर सकते हो? जैसे देखो, आपके पास कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, सॉलिड एटम्स हैं उनमें। सो जो सॉलिड एटम्स होंगे ना, उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक पोजीशन होगी। आपको पता है सॉलिड के तो स्पेसिफिक पोजीशन होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उनका। सो अगर वो स्पेसिफिक पोजीशन है, मीन्स हम उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उन सभी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, इन दोनों के क्या है? कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। इन दोनों एटम्स के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। बेशक ये है सेम, बेशक ये आपके पास सेम एटम्स हैं, ओके, सेम एटम्स हैं, बट इनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। सो हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज इनकी जो पोजीशन होती है सॉलिड्स की, वो स्पेसिफिक पोजीशन होती है। सो आप लिख सकते हो ऑल द सॉलिड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। सॉलिड आइडेंटिकल भी आपके पास क्या होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। वैसे लिक्विड्स एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स हमने क्या देखा? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, बट सॉलिड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या होते हैं? सॉलिड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल। ओके, सो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अभी कमेंट के जरिए मुझे बता दो। ओके, मैं वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आपके पास आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल होते हैं, एंड डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। सो अगर तो आपके पास नॉन आइडेंटिकल है, वो तो हमेशा ही क्या होंगे? डिस्टिंग्विशेबल होंगे। आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट अगर आपके पास आइडेंटिकल है, लिक्विड एंड गैसेस हैं, तो आप उनको इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो उनको आप डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास क्या है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, फिर भी आप उनको अलग अलग कर सकते हो, बिकॉज उनके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन होती है उनकी। ओके, सो अब देखते हैं, ये आपके पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एज वेल एज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ओके, मीन्स हमने निकालना है कि हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। हमारे इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। आपने अरेंज करना है, उनको एनर्जी स्टेट्स में अरेंज करना है। ओके, या फिर आपने किसी भी बॉक्स में डालना है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, बस वही करना है अब हमने। ओके, सो आपने क्या करना है? आपने काफ़ी सारे डिस्टिंग्विशेबल लेने, इनडिस्टिंग्विशेबल लेने, आपको मेंशन होगा। ओके, सो आपने काफ़ी सारे इनडिस्टिंग्विशेबल लेने, डिस्टिंग्विशेबल लेने हैं, उनको आपने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में क्या करना है? अरेंज करना है। उसके हमने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालनी है। उन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ओके, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के वो अपने आप को पार्टिकल्स अपने आप को कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। उन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को निकालने के लिए आप लिख सकते हो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। उन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को निकालने के लिए आप पहले देख लो, हम फर्स्ट केस देख रहे हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का।
ओके, फर्स्ट केस है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब हम पॉसिबल वेज निकाल रहे हैं कि पार्टिकल्स को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में। अब देखो, जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो आपके पास फर्मियंस की तरह होंगे या फिर आपके पास बोसॉन्स की तरह होंगे, या तो फर्मियंस की तरह होंगे या फिर बोसॉन्स की तरह होंगे। अब जो फर्मियंस होते हैं उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है आई की वैल्यू वो 1/2 होती है। आई की वैल्यू क्या होती है? 1/2 मीन्स न्यूक्लियर स्पिन क्या है? 1/2 है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन स्टेट वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2i+1। 2i+1 आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन वन एनर्जी स्टेट। एक एनर्जी स्टेट में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं उसके निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 2i+1। मीन्स एक एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम आप 2 फर्मियंस फिल कर सकते हो। एक एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम 2 फर्मियंस आप फिल कर सकते हो। मीन्स इसका मतलब क्या है? फर्मियंस पे रिस्ट्रिक्शन है, फर्मियंस पे रिस्ट्रिक्शन है अरेंज करने में। बट बोसॉन्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। बोसॉन्स के केस में आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप एक एनर्जी स्टेट में कितने भी बोसॉन्स फिल कर सकते हो। अगर आपको फर्मियंस दिया हुआ है तभी आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, अदरवाइज आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्मियंस के केस में जो W निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n माइनस m माइनस n फैक्टोरियल। ओके, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। n के हैं आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल लो या फिर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बोल लो, कुछ मर्जी बोलो। ओके, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक ऑब्जेक्ट में एक पार्टिकल आ सकता है। बट बोसॉन्स के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सो बोसॉन्स के लिए जो फॉर्मूला होता है W का वो होता है आपके पास n+m-1 फैक्टोरियल n+m-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल। ओके, सो आपने ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। n वही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड m है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ओके, सो आपके पास जो फर्मियंस के लिए फॉर्मूला है वो है m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। एंड जो आपके पास बोसॉन्स के लिए फॉर्मूला है वो है n+m-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल। अब देखो, इसको याद कैसे रख सकते हैं? इन दोनों को हम याद कैसे रख सकते हैं? अगर आपके पास फर्मियंस का केस है तो आपने नीचे याद रखना है n फैक्टोरियल एंड m माइनस n फैक्टोरियल आएगा। ओके, इन दोनों का सम ही ऊपर आएगा। सो अगर आप n+m माइनस n करोगे तो वो m ही बचता है, मीन्स m ऊपर आ जाएगा m फैक्टोरियल। ओके, देखो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का सम करके ऊपर लिख देना है न्यूमिनेटर में। सो देखो, डिनोमिनेटर का अगर आप सम करोगे तो कितना आ गया? m आ गया। अगर आप इसमें डिनोमिनेटर का सम करोगे तो वो कितना आ गया? n+m-1, वही हमने ऊपर लिख देना है। सो आपने डिनोमिनेटर याद रखना है, न्यूमिनेटर आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर का सम करके। ओके, ये सिर्फ एक ट्रिक है, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे याद रख सकते हो। एक बात और, आपको आ सकता है फर्मियंस के केस में आपको ऐसा मेंशन नहीं होगा, जैसे फर्मियंस नेम मेंशन नहीं होगा, बट आपको दिया होगा कि ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स का जो वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन वो क्या है आपके पास? एंटी सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है। अगर आपको वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिक दिया हुआ है मीन्स वो फर्मियंस की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक दिया हुआ है मीन्स वो बोसॉन्स की बात कर रहे हैं। फर्मियंस का जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है या फिर आप असिमेट्रिक भी बोल सकते हो। जो आपके पास बोसॉन्स का होता है वेव फंक्शन वो होता है आपके पास सिमेट्रिकल। ओके, जो आपके पास फर्मियंस का वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिकल होता है एंड बोसॉन्स का वेव फंक्शन सिमेट्रिकल होता है। सो ये था हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। अब हम कर रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। ओके, ये था इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, अब हम कर रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए अगर हमने W की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए? सो अब देखो, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में क्या होता है, आपके पास 3 केसेस बनते हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें आपके पास n पार्टिकल्स हैं एंड m ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनको कैसे अरेंज कर सकते हो? एक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल ले सकता है, उसको आप अरेंज कर सकते हो m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ओके, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल अगर आपको दिया हुआ है कि वन ऑब्जेक्ट कैन कैरी ओनली वन पार्टिकल। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, सेकंड केस कौन सा होता है? अगर आपको दिया होता है कि आपके पास ना काफ़ी सारी एनर्जी स्टेट्स होती हैं,
आपको दिया है इसी एनर्जी स्टेट में इतने पार्टिकल्स हैं, इसी एनर्जी स्टेट में इतने पार्टिकल्स हैं। आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है फर्स्ट स्टेट में, जो 2 पार्टिकल्स हैं वो सेकंड स्टेट में है, 3 पार्टिकल्स थर्ड स्टेट में है। आपको ऐसे ऐसे दिया होता है। ओके, सो जो इसका नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला होता है, W निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास n फैक्टोरियल। कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सपोज आपके पास 10 पार्टिकल्स हैं। ओके, 10 पार्टिकल्स हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक ही स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं। आपने 10 पार्टिकल्स रखने हैं इन तीनों स्टेट्स में। ओके, इसमें आपने 3 रख दिए, इसमें 4 रख दिए, इसमें 3 रख दिए, इसमें भी 3 रख दिए, तो आपने n फैक्टोरियल, ऊपर तो 10 फैक्टोरियल पूरा का पूरा आ गया, नीचे क्या आ गया, एक स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं उसका फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। ओके, अप टू सोन, अगर आपके पास n4, n5, n6 है। इस नंबर को हम बोलते हैं n1 को, n2 को, n3 को हम बोलते हैं ऑक्यूपेंसी नंबर। ऑक्यूपेंसी नंबर क्या है कि एक ही एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्यूपेंसी नंबर। उस स्टेट का ऑक्यूपेंसी नंबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस स्टेट में हैं। अगर आपको उस स्टेट की डीजनरेसी भी दी हुई है, सपोज जो आपके पास फर्स्ट स्टेट है वो डबली डीजनरेट है, मीन्स एक सेम एनर्जी की 2 स्टेट्स हैं, डबली डीजनरेट है। ओके, सो इस केस में क्या होगा, आपको इसके साथ डीजनरेसी भी मेंशन करनी होगी। ओके, डीजनरेसी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, G1 रेज टू पावर n1, G2 रेज टू पावर n2, G3 रेज टू पावर n3, G4 रेज टू पावर n4 अप टू सो ऑन। ओके, सो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी नंबर। अगर आपको आता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्टेट में है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्टेट में है, और उसकी अगर डीजनरेसी भी दी हुई है तो आपने ऊपर G की वैल्यू लिखनी है। अगर डीजनरेसी नहीं दी हुई तो बाय डिफॉल्ट वो 1 के इक्वल होती है। ओके, अगर डीजनरेसी मेंशन है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर डीजनरेसी नहीं मेंशन तो आप सिंपली कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल ही लगा दोगे। थर्ड केस आपके पास बनता है कि आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, थर्ड केस बनता है कि आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने n पार्टिकल्स m ऑब्जेक्ट्स में रखने हैं, बेशक सारे के सारे एक में क्यों ना आ जाए, मीन्स रेपिटेशन अलाउड है। ओके, मीन्स आपने क्या करना है, 4 लेटर्स A B C D से 4 लेटर्स वाला एक वर्ड बनाना है, आप कैसे बना सकते हो। अब जो फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे चारों में से कोई भी आ सकता है, सो इसके लिए 4 वेज पॉसिबल हैं। इसके लिए अगर रेपिटेशन अलाउड है तो इसके लिए भी 4 वेज पॉसिबल है, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, मीन्स हम रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट नहीं कर सकते तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। सो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ वेज निकालनी है, ओके, ना टोटल नंबर ऑफ वेज वो किसके इक्वल हो जाएगा, m रेज टू पावर n। m क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, n क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये है आपके पास केस डिस्टिंग्विशेबल के केस में। अगर आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं उसके केस में आपको ना पेपर में साफ मेंशन होगा कि आपको नॉन डिस्टिंग्विशेबल लेना है या फिर डिस्टिंग्विशेबल लेना है। अगर नॉन डिस्टिंग्विशेबल लेना है मीन्स फर्मियोन्स एंड बोसॉन्स लोगे, अगर डिस्टिंग्विशेबल लेना है तो इन तीनों में से कोई ना कोई केस आएगा। ये क्वेश्चन प्लीज आता है, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेंसी नंबर वाला है, इसके बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑक्यूपेंसी नंबर के बेस्ड। ओके, सो अब हमने देखा है ये सारी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालने का फॉर्मूला, मीन्स W निकालने का फॉर्मूला। W को आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी वेट भी बोल सकते हो। ओके, W को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वेट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लो। W को मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का अगर फॉर्मूला आता है तो भी आप W ही लगाओगे। जो आपके पास एंट्रोपी होती है, यस एंट्रोपी क्या होती है, S इज इक्वल टू K ln ऑफ W। सो आपको एंट्रोपी भी पूछी जा सकती है, पेपर में आपको एंट्रोपी भी पूछी जा सकती है। एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, K ln W। आपको W निकाल के सिर्फ और सिर्फ W की वैल्यू फिल करनी है, आपके पास वो एंट्रोपी आ जाएगी। ओके, सो ये था आपके पास नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला।
अब देखो, अब हमने बोला कि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें क्या बताती है, वो उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपके पास क्या होता है, मैक्रो स्टेट्स को माइक्रो स्टेट्स के साथ रिलेट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ओके, इसको रिलेट करने के भी दो अप्रोचेज हैं आपके पास। फर्स्ट अप्रोच है इंसेंबल अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच है आपके पास बोल्ट्जमैन अप्रोच। इस वीडियो में हम कर रहे हैं इंसेंबल अप्रोच। सबसे पहले तो इंसेंबल क्या होता है, यस इंसेंबल क्या होता है, व्हाट इज इंसेंबल? इंसेंबल होता है आपके पास किसी भी चीज़ का रेप्लिका, मैनी रेप्लिकास। ओके, मीन्स आपने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, सिंपल सी एग्जांपल है, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, जो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर होगा, जो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है कि रेप्लिका है। किसका रेप्लिका है? एक मॉलिक्यूल वाटर का रेप्लिका है। काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं। रेप्लिका क्या होता है? सेम ही यूनिट का रिपीट होना, सेम ही यूनिट का बार बार रिपीट होना। मीन्स काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, सो ऐसे करके 6.023 × 10⁻23 जब मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर बना देते हैं। सो 1 मोल ऑफ वाटर हम लिख सकते हैं क्या है, रेप्लिका। किसका रेप्लिका है? रेप्लिका ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रेप्लिका ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब आपके वाटर के 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का रेप्लिका हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। सो इंसेंबल भी वही होता है, जब आपके पास काफ़ी सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा देखते हो आप, उसको हम बोलते हैं इंसेंबल। ओके, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंसेंबल की? इंसेंबल की जरूरत ऐसे पड़ी कि अगर आप काफ़ी सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके देखोगे, अगर आप इकट्ठा करके देखोगे, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि एक पार्टिकल कोई प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा पार्टिकल कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, तीसरा कुछ, फोर्थ कुछ, ऐसे करके काफ़ी सारे पार्टिकल्स अगर आपके पास होंगे तो वहाँ से आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिसको आपको एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। मीन्स जो भी आपके पास कॉमन होगी या फिर कोई कुछ ना कुछ बताएगी, कुछ ना कुछ पार्टिकल की प्रॉपर्टी बताएगी आपको। ओके, सो जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी आपके पास प्रॉपर्टीज आएंगी। सो इसलिए हम लेते हैं इंसेंबल अप्रोच। सो बेसिकली इंसेंबल क्या होता है, ये एक रेप्लिका ही होता है। रेप्लिका किसका? सेम पार्टिकल का, सेम यूनिट का। ओके, सो इंसेंबल अप्रोच में आपके पास 3 तरह के इंसेंबल्स होते हैं। सबसे पहला है आपके पास माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, सेकंड है आपके पास कैनोनिकल इंसेंबल, थर्ड है आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। ओके, 3 इंसेंबल्स हैं, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ जितना करवाऊंगी उसी में से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसी में से ही आएंगे। ओके, सो अब देखो माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है। माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में क्या होता है, जो आपके पास NVE, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं। ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ओके, N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V क्या है आपके पास? वॉल्यूम, एंड E क्या है आपके पास? एनर्जी। ओके, सपोज आपके पास एक रूम में 100 बंदा है और उन 100 में से ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई अंदर आ रहा है। सो नंबर आपके पास सेम रहेगा, पार्टिकल्स का नंबर सेम रहेगा, जो रूम का वॉल्यूम है वो भी सेम है। आपने कोई भी छत वगैरह नहीं तोड़ी, आपने कोई भी वॉल वगैरह नहीं तोड़ी, सो जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा एंड जो एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। बिकॉज ये सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इसमें कुछ भी बाहर अंदर नहीं होता, एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आता। सो इसमें NV एंड E क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। इस सिस्टम को अगर हम बोलें, इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडाइनमिकली अगर हम बोलें तो इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती। जो 100 बंदा है वो कोई बंदा कुछ कम कर रहा है, कोई बंदा कुछ कम कर रहा है, इंडिविजुअली कर रहे हैं, उनमें आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। सो इसमें हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती, नो इंट्रैक्शन। ओके, NVE कॉन्स्टेंट होते हैं। मेनली इन तीनों पे ही क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछते क्या हैं कि माइक्रो कैनोनिकल में कौन से वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं? कौन से? NVE। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकली आइसोलेटेड सिस्टम, और पार्टिकल्स में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। कैनोनिकल में क्या होता है? NVT कांस्टेंट रहते हैं, नंबर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
टेम्परेचर ऑफ दैट रूम इज केप्ट कांस्टेंट। ओके, सो नंबर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड आइसोथर्मल, क्लोज्ड आइसोथर्मल सिस्टम बोलते हैं इसको। आइसोथर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर सेम रह रहा है। टेम्परेचर क्यों सेम रख रहा है? टेम्परेचर क्यों सेम रखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी डिफरेंशिएट करती है, एनर्जी चेंज होती है यहाँ पे कैनोनिकल के केस में एंड ग्रैंड कैनोनिकल के केस में आपके पास एनर्जी चेंज हो रही है। अगर एनर्जी चेंज हो रही है मीन्स जो आपके पास इक्विलिब्रियम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम हट रहा है, इक्विलिब्रियम डिमिनिश हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम को ही वापस लेके आने के लिए आप क्या रख रहे हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो। आप बाहर से हीट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। अगर आप बाहर से हीट अंदर कर रहे हो या फिर अंदर से हीट बाहर कर रहे हो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। उस टेम्परेचर के इफेक्ट को हमने क्या करना है, नेग्लिजिबल करना है। सो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए बाहर से हीट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्लोज्ड आइसोथर्मल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होती है वो कौन सी इंटरेक्शन होती है, मैकेनिकल इंटरेक्शन, मैकेनिकल इंटरेक्शन। जो आपके पास कैनोनिकल में कैनोनिकल के केस में जो पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होती है मैकेनिकल इंटरेक्शन होती है। अब केस आ गया ग्रैंड कैनोनिकल का। ग्रैंड कैनोनिकल के केस में म्यू, वी एंड टी। म्यू क्या है आपके पास, केमिकल पोटेंशियल। ओके, केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल में म्यू, वी एंड टी आर केप्ट कांस्टेंट। ओके, म्यू क्या है आपके पास, केमिकल पोटेंशियल। जो नंबर है ना, नंबर मीन्स पार्टिकल का नंबर, इसमें चेंज हो रहा है ग्रैंड कैनोनिकल में। मीन्स ग्रैंड कैनोनिकल में जो मैटर है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैटर ट्रांसफर हो रहा है मीन्स ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। इसको हम बोलते हैं ओपन आइसोथर्मल सिस्टम, या फिर आप अकेला ओपन सिस्टम भी बोल सकते हो। ओपन आइसोथर्मल सिस्टम बोलते हैं। अब देखो इसमें जो इंटरेक्शन हो रही है, इसमें ग्रैंड कैनोनिकल में जो इंटरेक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, डिफ्यूजिबल इंटरेक्शन हो रही है। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज कर रहे हैं, बाहर से अंदर भी जा रहे हैं, अंदर से बाहर भी आ रहे हैं। फिजिकल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो आप, या फिर डिफ्यूजिबल इंटरेक्शन है इसमें, किसमें, ग्रैंड कैनोनिकल में। डिफ्यूजिबल इंटरेक्शन, डिफ्यूजिबल इंटरेक्शन, डिफ्यूजिबल इंटरेक्शन किसमें है, ग्रैंड कैनोनिकल में। सो जो भी आपके पास इंसेम्बल के बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के बेस्ड ही आए हुए हैं। ये आपने सिर्फ और सिर्फ तीन ये और तीन ये 9 बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये 9 बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। इंसेम्बल का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, सो जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चंस में इंसेम्बल के क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे इसी के बेस्ड आए हुए हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं माइक्रो कैनोनिकल में कौन से वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, कैनोनिकल में कौन से वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल में कौन से वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 9 बातें याद रखनी है। 9 बातें, इनको बिल्कुल भी नहीं बोलना। स्टैटिस्टिकल में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से आ ही जाता है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। और स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चंस मीन्स अगर आपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कर लिया ना, आपका क्वेश्चन पहली बात तो गलत नहीं होगा, बिकॉज इतना ईजी क्वेश्चन आता है, गलत होने के तो बिल्कुल भी चांसेस ही नहीं है। और ये छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पार्ट सी में भी आएगा, पार्ट बी में भी आएगा। सो क्वेश्चन तो आता ही आता है और ईजी भी है, छोटा भी है, 3-4 दिन में हम खत्म कर देंगे इसको। छोटा भी है और इजी भी है। सो ये स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी स्कोरिंग है। आपको ये चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक इंसेम्बल का, एंड हमने किया वेरियस वेज ऑफ फॉर्मिंग द वेरियस पॉसिबल अरेंजमेंट। ओके, वेज ऑफ अरेंजिंग द पार्टिकल्स। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो, इसको देख के घबरा मत जाना, सारे इजी क्वेश्चन हैं बिकॉज टॉपिक ही बड़ा ईजी है ये वाला। तो सबसे पहले हम 10th क्वेश्चन से देखते हैं। 10th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको, कंसीडर 2 डिफरेंट सिस्टम्स ईच विथ 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दिए हुए हैं आपको। बोथ हैव सिंगल पार्टिकल स्टेट। आपको क्या है, 2 डिफरेंट सिस्टम्स दिए हुए हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट जो सिस्टम है आपके पास, उन सिस्टम्स में क्या है, सिंगल पार्टिकल स्टेट है। मीन्स अलग अलग स्टेट्स दी हुई हैं, जिन स्टेट्स की एनर्जी आपके पास E0, 3E0 एंड 5E0 दी हुई है। अब देखो, वन सिस्टम इज पॉपुलेटेड बाय फर्मियोन्स एंड अदर्स बाय बोसोन्स। एक सिस्टम, 2 सिस्टम्स है ना, एक सिस्टम में आपने फर्मियोन्स भरने हैं, दूसरे सिस्टम में आपने बोसोन्स फिल करने हैं। आपने बताना है फिर EF माइनस EB। EF क्या है आपके पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो फर्मियोन्स फिल करने पे आएगी सिस्टम की, एंड EB क्या है आपके पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो बोसोन्स फिल करने पे आएगी सिस्टम की। ओके, 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक में फर्मियोन्स फिल करने हैं, एक में बोसोन्स फिल करने हैं। अब देखो
आपके पास 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। पहले की एनर्जी E0 है, फिर 3E0 है, एंड देन आपके पास 5E0 है। ओके अगर तो आप फर्मियोन्स फिल कर रहे हो, फर्मियोन्स फिल करने का मतलब क्या है, एक स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपके पास फर्मियोन्स आएंगे। टोटल आपने कितने फर्मियोन्स फिल करने हैं, 3 ही फर्मियोन्स हैं, 3 ही बोसॉन्स हैं। अगर आप फर्मियोन्स फिल करोगे, आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मीनिंग जितनी कम हो सके उतनी कम। ओके सो देखो 2 तो हमने इसमें फिल कर दिए, फर्मियोन्स कर रहे हैं, 2 इसमें फिल कर दिए, 1 इसमें फिल कर दिया। ओके 2 इसमें फिल कर दिए, 1 इसमें फिल कर दिया। सो आपके पास EF कितना आ गया, फर्मियोन्स की एनर्जी कितनी आ गई, ये जो आपके पास सिस्टम बना है इसकी एनर्जी कितनी होगी, 2 × E0 प्लस 1 × 3E0 कितना आ गया, 5E0। मीन्स आपके पास EF कितना आ गया, 5E0। एंड अगर आप EB निकालो अगर आप, तो पांचों के पांचों जो बोसॉन्स हैं ऑब्वियसली वो ग्राउंड स्टेट में है, तो मीन्स वो लीस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। सॉरी 3 बोसॉन्स है आपके पास, 5 नहीं 3 बोसॉन्स हैं, तीनों के तीनों बोसॉन्स नीचे आ जाएंगे, E0 स्टेट में आ जाएंगे। सो आपके पास जो EB है, EB क्या हो जाएगा, ये आपके पास तीनों के तीनों बोसॉन्स हमने ग्राउंड स्टेट में दिखा दिए जो कि E0 है। सो आपके पास EB क्या हो गया, 3E0। इन्होंने पूछा क्या है, EF माइनस EB कितना आ गया आपके पास, 2E0। सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लो, गेट के, जैम के या फिर केमिस्ट्री के, सारे आपको पहले मिलेंगे। जो माइक्रो कैनोनिकल के मीन्स जो इंसेंबल के क्वेश्चंस है वो मैंने नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि वो थ्योरी में ही कवर हो रहे हैं सारे के सारे। सो यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम ही है वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो पॉज करके वहीं पर ही कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। ओके यस, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ही क्या होता है, W। नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, आप W को नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस बोल सकते हो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिस्टिक वेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जो भी क्वेश्चन में मेंशन है मीन्स आपको W की वैल्यू पूछा गया, आपको W की वैल्यू निकालना है इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। बोल्ट्जमैन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपके पास S होता है वो किसके इक्वल होता है, S इज इक्वल टू K ln W। सो यहाँ से आप W इजीली निकाल सकते हो। आपके पास ln W किसके इक्वल आ गया, S/K के, तो आपके पास W किसके इक्वल आ गया, e⁻⁻S/K। ओके K क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। आपके पास यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, बस अरेंज करना है। कितने, 4 मॉलिक्यूल्स को कितने बॉक्सेस में अरेंज करना है, कितनी स्टेट्स में अरेंज करना है, 2 स्टेट्स में। सो मीन्स आपके पास N की वैल्यू कितनी है, 4, M की वैल्यू कितनी है, 2। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के N की वैल्यू एंड M की वैल्यू का पता लग गया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के N एंड M की वैल्यू का पता चल गया, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो यहाँ से देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N कितनी है, 4 है। M कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 2 है। सो N एंड M की वैल्यू पता चल गई। आपके पास क्या होता है, m⁻n। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या होती है, m⁻n। किस केस में, अगर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। सो आप m⁻n लगाइए, 2⁴ मीन 16। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल बोसॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल्स। मीन्स आपने n बोसॉन्स लेने हैं, अगर बोसॉन्स आ गए मीन्स बोसॉन्स वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर फर्मियोन्स आ गए मीन्स फर्मियोन्स वाला फॉर्मूला लगाओ। सो बोसॉन्स के लिए जो फॉर्मूला होता है W का, वो क्या होता है, W इज इक्वल टू n प्लस m-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल। ओके सो यहाँ पे n क्या है आपके पास, n तो n ही है, नंबर ऑफ बोसॉन्स आपके पास n ही है, लेकिन m की वैल्यू कितनी है, 2। सो आप m की वैल्यू 2 पुट करिए, क्या आ जाएगा ऊपर, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। m कितने हैं, 2, 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो नीचे क्या आ गया, n फैक्टोरियल। सो ऊपर देखो आप n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। यही होता है ना, अगर आपने 6 फैक्टोरियल लिखना है तो 6 फैक्टोरियल को आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो सेम ही तो मैंने लिखा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सो मीन्स आपके पास आंसर क्या आ गया, n प्लस 1।
ओके सो आपने क्या देखना है, n+m-1 फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड m-1 फैक्टोरियल। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ सिस्टम कंटेन्स 4 आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ईच हैविंग 3 अवेलेबल स्टेट्स। 3 स्टेट्स हैं आपके पास, 1 2 3, 3 स्टेट्स हैं। ओके आपने टोटल एनर्जी 10 यूनिट्स रखनी है, टोटल एनर्जी आपने रखनी है 10 यूनिट्स रखनी है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आपने टोटल एनर्जी 10 यूनिट्स रखनी है। इसकी आप सपोज ई है, इसकी आपके पास 2 ही होगी, इसकी आपके पास 3 होगी। आपने जो एनर्जी रखनी है वो क्या रखनी है, 10 यूनिट्स रखनी है, मीन्स 10 ई रखनी है। ओके सो आपने कितने पार्टिकल्स को अरेंज करना है, 4 पार्टिकल्स को अरेंज करना है। एनर्जी आपके पास 10 ई होनी चाहिए। सो कैसे बन सकती है, यहाँ पे कितनी है, ई 2 ई एंड 3 ई है। यहाँ पे 10 यूनिट्स एनर्जी रखनी है, 4 पार्टिकल्स हैं। सो फर्स्ट केस तो 2 पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, 2 पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए। 3 दूना 6, 2 दूना 4, मीन्स 6 + 4 10 ई एनर्जी बन गई आपके पास अगर ये स्टेट फॉलो होती है। और कोई पॉसिबल वे आपके पास बन सकता है, आप क्या करो, 3 पार्टिकल्स यहाँ पे रख दो, 1 पार्टिकल यहाँ पे रख दो। 3 पार्टिकल आपने यहाँ पे रख दिए, 1 पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, ये भी एक पॉसिबल केस है। और बताओ और कोई पॉसिबल केस हो सकता है। आपने क्या करना है, 6 आइडेंटिकल आपके पास क्या है, 4 आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग 3 अवेलेबल स्टेट्स। 1 2 3 स्टेट्स हैं। हमने ऐसा रख दिया, 2 1 में रख, 3 1 में रख दिए, 1 यहाँ पे रख दिया। और कोई पॉसिबल केस बन रहा है आपके पास, अगर आप चारों के चारों यहाँ पे रख दो फिर भी नहीं बनता, चारों के चारों 2 ही केसेस बन रहे हैं, 2 ही केसेस बनेंगे। ओके सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑक्यूपेंसी नंबर ओके एंड कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n1 फैक्टोरियल स्मॉल n2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल होना, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है। सो अब यहाँ पे देखो आप 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला एक केस है, ये वाला दूसरा केस है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर 2 आ गया, मीन 6 आ गया। इसका क्या आ गया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मीन 6 + 4 आपके पास टोटल 10 वेज आ गई। ओके सो इसका आंसर क्या हो गया, 10। जो भी कैलकुलेशन है ना वो आप मीन्स ना शॉर्टकट भी चला करो थोड़ा बहुत। ओके थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी चला करो, ये तो मैंने मतलब इसलिए करवा दिया सो दैट किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, बट आपको देख के ही पता होना चाहिए। 4 फैक्टोरियल को सीधा ही 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखो, 2 से 2 काटा गया तो 2 से 4 काटा गया, 2 आ गया, 3 दूना 6, मीन्स आप हवा में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, द करेक्ट एंट्रोपी फॉर 6 पार्टिकल्स, 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर 0 1 2 3। ओके आपके पास 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन नंबर है, द करेक्ट एंट्रोपी फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर 0 1 2 3। ऑक्यूपेशन नंबर आपको 0 1 2 3 दिया हुआ है, मीन स्मॉल n1 n2 n3 n4 की वैल्यू दी हुई है। 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, सो इसका क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यही होता है। सो अब देखो आपने कैलकुलेशन ही करनी है, बोलो करूँ क्या, सो कर देती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 3, इसके बाद 3 फैक्टोरियल लिख लो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया आपके पास 2, 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होते हैं, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होते हैं। सो मीन्स आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 लिख लो, 5 से 15 चौका 60, मीन्स आपके पास क्या आ गया आंसर 60। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द अलाउड एनर्जी लेवल्स आर 0 E 2 E एंड 3। ओके आपके पास ये एनर्जी लेवल्स अलाउड है, वेयर E इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स विद हैविंग टोटल एनर्जी 2। आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल एनर्जी आपने 2 ही रखनी है। सो अब देखो आपके पास 0 E 2 E 3, 0 E 2 E 3 E, आपने टोटल एनर्जी कितनी रखनी है, 2 ही रखनी है। टोटल एनर्जी 4 मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल एनर्जी 2 ही रखनी है। सो टोटल एनर्जी 2 ही रखनी है आपने, टोटल मॉलिक्यूल्स 4 हैं, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, एक केस तो ये बन गया। और कोई केस बोलो भाई, एक केस तो ये बन गया, और एक यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया, तो अभी 2 एनर्जी बन गई। और कोई केस, 2 यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, हाँ जी। और कोई केस बोलो, आपने 2 ही एनर्जी रखनी है। सो अगर आपने 2 यहाँ पे रख लिया तो ऑब्वियसली 2 0, एक यहाँ पे रख लिया। और कोई केस बन ही नहीं रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा, आप चेक कर लो। अगर आपको कोई और केस बन रहा हो
तो कई बार मेरे से जल्दी जल्दी में यहाँ पे नहीं पता लगता। अगर कोई और केस बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बता दो। सो कितना आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपके पास, सॉरी 6 नहीं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, सो काफ़ी आसान। इसके इसी के साथ के ना और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ही लिखे हैं, बट इसी के साथ के आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल ही सिमिलर है। आपको एन एंड एम की वैल्यू में ही डिफर होगा। ओके, सो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या था, थर्ड क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 एनर्जी लेवल सच दैट आपको N0, N1, N2 की वैल्यू दी हुई है, G0, G1, G2 की वैल्यू दी हुई है। सो अब देखो क्या होता है आपके पास कितने 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो ऊपर क्या गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N1 फैक्टोरियल मीन्स N0 फैक्टोरियल है पहले, मीन्स 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ओके, G1 रेज टू पावर N1, G1 कितने, G0 रेज टू पावर N0, 1 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 1। सो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, वो आपके पास थर्ड का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं। मीन्स अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आपको देख के एन एंड एम की वैल्यू पता लग गई तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्पेशली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल व्हेन 2 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट्स। 2 पार्टिकल्स को 4 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट द रिजल्टिंग वेव फंक्शन इज एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई। मीन्स इसका मतलब क्या है, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है, कब होगा, जब फर्मियोन्स होंगे। सो फर्मियोन्स वाला फॉर्मूला लगा दो, W इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट फर्मियोन्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फर्मियोन्स के लिए फॉर्मूला होता है M फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल M माइनस N फैक्टोरियल। सो आपको M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 पार्टिकल्स है, N की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 4 है। M की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल। सो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, 2 से 4 काटा गया, 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द सिस्टम ऑफ 3 फर्मियोन्स। आपको 3 फर्मियोन्स दिए हुए हैं विच कैन ऑक्यूपाई 4 एनर्जी स्टेट्स। आपको 3 फर्मियोन्स 4 एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आपको एंट्रोपी बतानी है, सिंपल है। मीन्स ये भी ना काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। W निकालना है आपको, N की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3, M की वैल्यू 4 है। सो मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो W 4 आ गया। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, K ln 4। K ln 4 का मतलब क्या है, 2K ln 2, 2K ln 2। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। सो प्लीज़ बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल भी स्किप करके वीडियो तो देखना ही मत। अगर नहीं देखने का मूड है तो मत देखो, बट स्किप करके मत देखो। किसी भी चैनल पे देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो आप, स्पेशली एजुकेशनल वीडियो, तो स्किप करके मत देखो। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक इंसेंबल का एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द पार्टिकल्स इन डिफरेंट बॉक्सेस। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।